नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि गजा में एक बड़ा घात लगाया गया है जिसमें इस्राएली कमांडर्स और ऑफिसर्स को मारा गया है। इसके साथ साथ नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर यह है कि रफा शहर पर पहला बड़ा हमला इसराइल की जानिब से कर दिया गया है। बार बार हम आपको रफा के हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें दुनिया के थिंक टैंक्स, यूरोप और अमेरिका का मीडिया ये बता रहा है कि यहां पर हमला का मतलब इतनी बड़ी तबाही होगी कि यह बाद में इलाकाई जंग से होता हुआ मामला आलमी जंग में पहुंच सकता है। तो वहां पर पहला हमला इसराइल की जानिब से किया गया और बड़ी तादाद में नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक खबर है कि शहादतें वहां पर हुई हैं। बहुत ज्यादा वहां पर बच्चे और औरतें वहां पर शहीद कर दिए गए हैं। तो ये ताज़ा तरीन तफसीलात हमारे पास आई हैं, ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसराइल इस वक्त किस तरह ऑपरेशन करने जा रहा है, घटिया और एक जो है ना बहुत ही जालिम और तकब्बुराना इस वक्त वो काम करने जा रहा है और किस तरह से बयानिया बनाया जा रहा है झूठा उस रफा पर हमला करने के लिए। वो बड़े अहम हक़ाइक़ जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी है, दुनिया को दिखाना ज़रूरी है कि जुल्म की तमाम हदें पार कर देने वाला इसराइल अभी भी पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो इंसानियत का सबसे बड़ा जुल्म इस वक्त रफा शहर पर ढाने जा रहा है। और तमाम इतराफ में अरब मुल्क बैठे हुए हैं, उनकी फौजें बॉर्डर पर हैं, लेकिन फ़लस्तीनी जो हैं वो अभी तक वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। बॉर्डर के दूसरी तरफ हज़ारों ट्रक खड़े हुए हैं, जो खाना और पानी उनमें पड़ा पड़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ जो लाखों फ़लस्तीनी हैं वो भूख और प्यास और मेडिसिन न होने की वजह से मर रहे हैं। तो ये बहुत बड़े हक़ाइक़ जो हैं आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको खान यूनिस जो कि साउथ है गजा का, उस हवाले से अपडेट करते हैं जहां पर मज़ामती तहरीक ने एक बड़ा हमला किया है। एक घात लगाकर इसराइली ऑफिसर्स और कमांडर्स को मारा गया है और ये इतना बड़ा हमला था, ऐसा एक घात लगाया गया कि तिल अवीव लरज उठा है और उनका मीडिया इस वक्त चीख रहा है कि ये इतना बड़ा घात, एक सरप्राइज अटैक किस तरह से किया गया। तो उसकी तफसीलात पहले आपके सामने रखते हैं, फिर जो रफा सिटी पर हमला हुआ है वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, ये इसराइली मीडिया ही की जुबानी आपके सामने मैं ये वाक़या रखने जा रहा हूँ। इसराइली मीडिया कह रहा है द डेंजरस सिक्योरिटी इवेंट वाज एन एम्बुश ऑन द इसराइली आर्मी साउथ ऑफ द खान यूनिस। फिर इसराइली मीडिया कह रहा है transporting dead and wounded soldiers after the army was ambushed southeast of Khan Yunis took several hours। ये सुनिएगा जरा, took several hours के इतनी ज्यादा वहां पर हलाकतें और इनके फौजी जो है वो जख्मी हुए, इतनी बड़ी तादाद थी कि सेवरल आवर्स लगे उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हुए। यानी एक बार आए, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, फिर चौथी बार, इतनी ज़्यादा उनकी हलाकतें वहाँ पर हुई हैं। इसके नंबर्स भी बहुत जल्द उम्मीद है कि अगली वीडियो तक हमारे पास आ जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं द आर्मी इज सफरिंग फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन खान यूनिस आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ वेरी लार्ज एम्बुश। ये आप देखिए ना कि वो अपनी जुबानी बता रहे हैं कि एक लार्ज एम्बुश था। अब ये लार्ज का लफ्ज़ पहली बार इस्तेमाल किया गया है कि कोई बहुत बड़ी इनकी फोर्स थी जिनको फंसाया गया है, घात लगाकर उनको फिर वहां पर मारा गया। तो ये नाज़रीन एक बड़ा हमला हुआ है और उन्हीं की ज़बानी आप उनके जो दर्द है वो उसमें महसूस कर सकते हैं कि वो किस तरह से तिलमिला उठे हैं कि उनके ऑफिसर्स और सोल्जर्स को वहाँ पर मारा गया है और कई घंटे लगे हैं इनको ट्रांसफ़र करने में। तो भारी नुकसान इस वक्त इसराइली फ़ौज को वहाँ पर उठाना पड़ रहा है। उनके फ़ौजियों की और ऑफिसर्स और कमांडर्स वहाँ पर मारे जा रहे हैं और पूरे गजा में इस वक्त निज़ामती तहरीक कंट्रोल में है। 1% भी विक्ट्री ये अभी तक क्लेम नहीं कर सके हैं। सिर्फ इनका जो फोकस है वो औरतों और बच्चों को शहीद करने के हवाले से है। फिर आप निज़ामती तहरीक का बयान देखिए, वी टारगेटेड विद हैवी मोर्टार शेल्स a command and a control site belonging to the occupation army in the center of Khan Yunis। फिर ये आप देखिए, officers from the 603 battalion and officers from paratroopers were killed in the southern Gaza Strip। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को नाज़रीन निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ नाज़रीन वो ये बता रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ बटालियंस के ऑफिसर्स को यहाँ पर मारा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा हमला है और ये डिस्कस किया जाए। इसके बाद जो अगली सबसे बड़ी नाज़रीन बड़ी खबर है, आपको पता है कि इस वक्त तमाम नजरें रफा बॉर्डर पर लगी हुई हैं। सारी दुनिया रफा के हवाले से कमेंट कर रही है, इसराइल को वार्न कर रही है, यूरोप से इवन आवाज़ें उठ रही हैं,
अमेरिका से आवाज़ें उठ रही हैं, उनका मीडिया, उनके पॉलिटिशियंस, उनके ऑफिशियल्स, इवन बाइडेन खुद, ब्लिंकन, वो वार्न कर चुके हैं कि हम इसराइल में इसके साथ नहीं हैं। लेकिन आप देखें ना कि 5 महीनों से इतना प्रेशर था, सारी चीज़ें, इसराइल नहीं रुका, तो अब रफ़ा पर भी वो रुकने नहीं वाला है। चाहे जिसने भी उस पर प्रेशर डाला हो, अरब जितनी मर्जी धमकियां दे लें, वो फिलहाल नहीं रुक पा रहा है। और ये इंसानियत के चेहरे पर सबसे बड़ा धब्बा है कि 206 मुल्क एक सीज फायर तक नहीं करवा सके। 57 इस्लामी मुल्कों की इतनी वक़्त नहीं है कि वहां पर लोग शहीद हो रहे हैं, और वो हम आज़ादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सीज फायर की बात कर रहे हैं कि भाई फिलहाल के लिए जंग रोक दो, फिलहाल के लिए एड अंदर जाने दो, फिलहाल के लिए खाना अंदर जाने दो। ये इतनी वक़्त नहीं है 57 इस्लामी मुल्कों की, तो वहां पर इसराइल अपनी ताकत के नशे में चूर, जुल्म पर जुल्म नाज़रीन ढाए जा रहा है। मज़ामती तहरीक ने उसको इबरतनाक शिकस्त दी है और उसके हज़ारों फौजियों को वहां पर मार दिया। वो जो अनटचेबल आर्मी कहलाई जाती थी, उसका सारा भांडा फोड़ दिया कि यह कितनी बुज़दिल तरीन आर्मी है। तो उन्होंने फतह की अजीमुशान मिसाल कायम की, और इनका जो सारी एक ऑरा बना हुआ था, इनकी जो डेटरेंस थी, इनकी जो सिक्योरिटी थी, उसको उड़ा के रख दिया। लेकिन बाकी जो जिनका फरीजा बनता था, अरब, अगर वो भी मैदान में पहले दिन से उतर आते तो अब तक फ़लस्तीन आज़ाद हो गया होता। लेकिन मैदान में क्या आना, वो सीज़ फायर तक नहीं करवा सके। तो अब सबसे बड़ी खबर ये नाज़रीन ये है कि हमलों का आगाज़ कर दिया गया है। हमने आपको अपडेट किया था ना कि सराउंड कर लिया गया, मुहासरा कर लिया है रफ़ा का। अब नाज़रीन, रफ़ा जो है वो इजिप्ट के साथ एक छोटा सा शहर है। ये एक ऐसा शहर था जिसमें 1,71,000 के करीब आबादी थी, और अब इसकी आबादी कोई 18 से 20 लाख हो चुकी है, क्योंकि पूरे गजा से जितने भी फ़लस्तीनी थे, यानी आप समझ लें कि 95% जो गजा के रिहायशी हैं वो इस वक्त रफ़ा में जमा हो चुके हैं। यानी पूरा गजा मुकम्मल खाली हो चुका है, वो सारे के सारे रफ़ा में जमा हो चुके हैं। छोटा सा शहर जो कि मतलब 1.25 लाख लोगों का शहर था, अब उसमें 20 लाख लोग आ गए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर मतलब तिल धरने की जगह नहीं है। तो इसलिए बार बार वार्न किया जा रहा था कि भाई अगर एक भी हमला होगा तो बड़ी तादाद में यहाँ पर शहादतें होंगी। तो इसका मुहासरा उन्होंने किया हुआ था, और नेतन्याहू ने जो डेट दी थी वो भी हमने आपके सामने रख दी थी। उसने कहा है कि हम रमज़ान से पहले ये ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर देंगे, यानी फ़लस्तीनियों को यहाँ से निकाल के गज़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे। तो उस सिलसिले में नाज़रीन पहला हमला किया गया है रफ़ा शहर में, और स्ट्राइक्स नाज़रीन की गई हैं, और ये इतनी दर्दनाक स्ट्राइक्स थी कि 67 लोग शहीद हो गए हैं। जी हाँ, स्ट्राइक्स में 67 लोग शहीद हो गए हैं, और जो तस्वीर और वीडियोस वहां से आई हैं, दिल दहला देने वाले नाज़िर मनाज़िर हैं। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, मतलब बेतहाशा वहां पर जो है वीडियो सामने आ चुकी है, और रूह कांप गई है जो हालात वहां पर है। मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं कि मतलब कोई खाली बिल्डिंग्स है, भाई वहां पर लोग ही लोग हैं। एक छोटा, बिल्कुल छोटा सा, ऑलरेडी जो पूरा गजा है उसे दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कहा जाता है, कि जगह थोड़ी और लोग ऑलरेडी ज्यादा हैं। तो वो जो ऑलरेडी ज्यादा लोग थे वो जमा होते होते एक छोटे से शहर में आ गए हैं। यानी 95% आबादी जो है वो टोटल एरिया की जो 2% एरिया है उसमें आकर आबाद हो गई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि वहां पर एक पूरा एक मतलब टेंट्स लगे हुए हैं और जगह नहीं है बिल्कुल तिल धरने की। वहां पर अब जितनी भी आगे आगे बमबारी होगी तो आप देखेंगे कि हर स्ट्राइक्स में इसी तरह की तफसीलात आएंगी। तो ये पहला आगाज़ वहाँ पर किया गया, जो मनाजिर हैं वो मैं पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ। देन फिर आगे अब ये करने क्या जा रहे हैं, इनका प्लान क्या है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये नाज़रीन अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द रिमेनिंग मार्टायर्स फ्राम अंडर द रबल इन गजा। अब ये गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री बता रही है कि रफा में जो हमला हुआ है वो जो रबल के नीचे यानी मलबे तले लोग दबे हुए हैं उनको हम निकाल रहे हैं। फिर नाज़रीन डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कह रहे हैं देयर इज नो सेफ प्लेस इन गाजा एंड फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट हैज पुश्ड पीपल टू रफा एंड दे आर ट्रैप्ड एंड हैव नो ऑप्शंस। कि एक तरह से वो वहां पर ट्रैप भी हो गए, वापस जा नहीं सकते, आगे बॉर्डर बंद है, मतलब वो एक ट्रैप हो गए हैं ना। मतलब एक तरफ समंदर है, एक तरफ इसराइल है, पीछे गजा तबाह हाल है, आगे दीवार आ गई है, आगे गजा के बॉर्डर पर पहुंच गया, तो वो ट्रैप हो गए हैं। अब वो कहीं पर भाग नहीं सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं वो जा नहीं, कहीं छुप नहीं सकते हैं।
مطلب بم گرے گا تو ان کے اوپر گرے گا, وہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں. یہ وہ بتا رہے کہ اتنی صورتحال وہاں پر خراب ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں 67 martyrs and dozens injured including displaced persons and children in Israeli raids that targeted homes and mosques. کیونکہ مسجدوں میں بھی لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے تو مسجدوں پر بھی حملے ہو رہے ہیں, ان کو شہید کیا جا رہا ہے مساجد کو. پھر آپ دیکھیں پاپولر فرنٹ کہہ رہا ہے the Rafah massacre took place before the eyes of the world and in the shadow of international and Arab silence and complicity. وہی جو بات میں پہلے بھی کر رہا تھا اور اس سے پہلے دن سے بھی ہم یہی کر رہے ہیں کہ بھائی عرب کہاں ہیں, OIC کہاں ہے جو ایک اجلاس کر کے بعد میں سو گئی, وہ پتال میں چلی گئی یا آسمانوں میں پرواز کر گئی, وہ کہاں گئی, OIC کا کچھ پتہ نہیں ہے. صرف ایک اجلاس ہوا ہے OIC کا, تو ان کے سامنے یہ سارا میسیکر ہو رہا ہے, لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پانی اور کھانا نہ ہونے کے بعد آج کی حالیہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ باہر ٹرکوں کی لائنیں اور لوگ دوسری طرف, دیوار کی طرف دوسری طرف, اور وہ ٹرکوں کو دیکھ سکتے ہوں کہ اس میں ہمارے لیے کھانا ہے, اور ان کی گود میں بچے جو ہے وہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہوں. حالیہ تاریخ میں ظلم کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور عرب کیا کر رہے ہیں, OIC کیا کر رہی ہے, ہمیں مغرب سے گلہ نہیں ہے, ہمیں امریکہ سے گلہ نہیں ہے, ہمیں UN سے گلہ نہیں ہے. یہ جو وارث تھے اس مقدس سرزمین کے, انہوں نے کیا کیا, سوال ان سے بنتا ہے. تو وہ پاپولر فرنٹ کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی کوئی طاقت اسرائیل کو روک نہیں سکی ہے. پھر آپ دیکھیے within 1 hour Rafah turned into a war zone as it was targeted by dozens of اسرائیلی ریڈز کے بالکل مطلب وہ within اور جو ہے ایک پرائمری وار زون بن گیا کہ اس طرح کی سٹرائکس وہاں پر کی گئی ہیں. تو یہ ناظرین ان کی جانب سے پہلا حملہ سٹرائک جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اب یہ آگے کیا کرنے والے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو دوسرا ان کا پلان وہاں پر سامنے آیا ہے وہ پہلے سن لیجئے. جو دوسرا واقعہ ہوا ہے, اسرائیلی آرمی نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے 2 اپنے قیدی رہا کروا لیے ہیں رفح سے ملٹری آپریشن کرتے ہوئے. یہ پہلا واقعہ ان کی جانب سے رپورٹ ہوا ہے کہ جب سے جنگ چلی ہے انہوں نے رفح پر آپریشن کیا ہے اور 2 اپنے ہاسٹیجز جو ہیں وہ وہاں سے ملٹری آپریشن کے ذریعے رہا کروائے ہیں. یہ اسرائیلی آرمی بتا رہی ہے جی فورسز فرام شنبت آرمی کمانڈوز نیوی اینڈ یمان کیریڈ آؤٹ اے کمپلیکس آپریشن اینڈ فریڈ دا 2 hostages. اب یہ نیتن یاہو کا سٹیٹمنٹ دیکھیں, پہلے یہ آپ 2-3 سٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ رفح پر حملہ اور یہ جو نئی انہوں نے یہ بتایا ہے جی ہم نے ملٹری آپریشن کے ذریعے اپنے قیدی چھڑائے, اس کا تعلق کیا ہے اور آگے یہ کون سا گھٹیا پلان تیار کر رہے ہیں. فرنانڈو اینڈ لوئس ویلکم ہوم. آئی سلیوٹ آر بریو واریئرز فار دا بولڈ ایکشن دیٹ لیڈ ٹو دیئر لبریشن, اونلی دا کنٹینیویشن آف ملٹری پریشر until the complete victory will result in the release of all our abductees. اب یہ ایک ورڈ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آگے چل کر اس کے پیچھے جو شیطانی کھیل ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. We will not miss any opportunity to bring them home. پھر دوسرا اس کا بیان دیکھیے, at the conclusion of security assessment we want to disarm the Gaza Strip and requires the security کنٹرول ریمین ان آر ہینڈز کہ غزہ پر ہم ہی قبضہ رکھیں گے. پھر جو اس کا ڈیفنس منسٹر ہے اس کا بیان دیکھیے, we will continue to our duty to return all the kidnapped peoples. اور اس وقت 134 hostages جو ہیں وہ ابھی بھی مزاحمتی تحریک کے پاس ہے. اچھا اب یہ سارا کچھ کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے شیطانی کھیل کیا ہے؟ ناظرین پہلی بات یہ ہے کہ جو شیطانی کھیل ہے وہ اس وقت بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ساری دنیا سے پریشر ہے, ریل پریشر ہے اس وقت اسرائیل پر کہ یہ حملہ نہ کرو. امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ حملہ بہت خطرناک ثابت ہوگا. اس میں یہ نہیں کہ فلسطینیوں کا کیا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے کہ بھئی کانسیکوینسز بہت بڑے ہو سکتے ہیں. مصر کے ساتھ جنگ کا ریل خطرہ ہے تو مصر حملہ کرے گا تو کیا اسرائیل بچ پائے گا؟ تو اس طرح کے کانسیکوینسز وہ کریں. لیکن مطلب اسرائیل تو یہ سارا کام کر رہا ہے. اب اس کے لیے وہ بیانیہ کیا بنا رہا ہے؟ بیانیہ ناظرین یہ بنا رہا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو مزاحمتی تحریک ہے وہ پہلے نارتھ میں تھی, نارتھ سے پھر وہ ساؤتھ میں چلی گئی, پھر انہوں نے ساؤتھ پر اسی بیانیے پر آپریشن کیا. اب یہ رفح میں اسی بیانیے پر آپریشن کرنا چاہتے ہیں کہ حماس یہاں پر ہے. اچھا اس کے لیے پرسوں ایک خبر آئی تھی کہ جی ہم نے 2 سینئر جو حماس کے جو 2 سینئر ممبرز ہیں ان کو یہاں پر شہید کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ خبر آئی. آج یہ خبر آئی ہے کہ ہم نے جی 2 اپنے قیدی رہا کروا لیا. اب یہ بہت گہری بات ہے جو آپ کو سمجھنی ہے. دیکھیں 130 دن ہو گئے اس جنگ کو, آپ ایک بھی اپنا قیدی رہا نہیں کروا سکے.
तो आज अचानक से आप में कौन सी ऐसी पावर आ गई, को क्या आपने अचानक कर लिया कि आज आपने एक ऑपरेशन करते हुए अपने कैदी रिहा करवा लिया, 130 दिनों में आप नहीं करवा सके। तो इसमें जो असल बात आपको समझनी है कि इसमें उन्होंने कहा है कि हमने रफा से इनको आजाद करवाया है। अब देखें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमास जो है वो रफा में है, दूसरा यहां से अपने कैदियों को रिहा करवा के उसका क्लेम करके यह भी बताया गया है कि हमास भी रफा में है और हमारे जो कैदी हैं वो भी रफा में हैं। और तीसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मिलिट्री प्रेशर एंड मिलिट्री ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू ब्रिंग द हॉस्टेजेस बैक। कि ये जो तुम बातें करते हो, जो दुनिया कह रही है कि निगोशिएशंस, मुज़ाकरात, डील, इसके जरिए नहीं, हम मिलिट्री ऑपरेशंस के जरिए, जंग के जरिए अपने कैदियों को वापस लेकर आएंगे। और देखिए हमने लाए हैं, और कहां से लाए हैं? रफा से। तो इसका मतलब हमने साउथ से भी हमास को खत्म कर दिया, नॉर्थ से भी खत्म कर दिया, और इस वक्त हमास, याह्या सिंवार, सारे लीडर्स और हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रफा में है, इसलिए अब हम रफा में हमला करने जा रहे हैं। तो ये नया घटिया और शर्मनाक प्रोपेगेंडा इस वक्त किया जा रहा है, और ऑलमोस्ट वो अपना बयानिया बना चुके हैं, इसलिए अब उन्होंने स्ट्राइक्स करना शुरू कर दिए। हालांकि ना ही इनके लिए अपने हॉस्टेजेस मैटर करते हैं, ना ही कोई और चीज मैटर करती है। पहले दिन से उनका प्लान यही था कि फ़लस्तीनियों को निकालना है, और अब जब वो रफ़ा में जमा हो चुके हैं तो अब रफ़ा पे हर कोई खबरदार कर रहा है, तो उस खबरदार के नतीजे में उन्होंने ये बयानियाँ लेकर आए हैं। जैसा कि अभी बाइडन की कॉल हुई है, और 45 मिनट्स की ये कॉल थी, और उसमें बाइडन ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक्सियोस जो कि अमेरिका का इदारा है, वो कह रहा है अमेरिकन ऑफिशियल बाइडन इन्फॉर्म्ड नेतन्याहू दैट द यूनाइटेड स्टेट्स डजंट सपोर्ट द ऑपरेशन इन रफा अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस। तो इस तरह बाइडन ने भी कॉल करके कहा जी हम सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, ये बातें तो अब इसकी कोई मानी नहीं है कि अमेरिका कहे कि हम सपोर्ट नहीं करते, हम फलाना नहीं करते। अब बात उससे बहुत आगे चलेगी। अब बयानात जो है वो अमेरिका के मैटर नहीं कर रहे, और वो सबसे जो अगर कोई चीज़ रोक सकती थी वो आखिरी मुज़ाकरात थे, पेरिस अकॉर्ड था, जिसमें मुआहदा लिखा गया, और इन टाइम आकर जो है वो इसराइल भाग गया। मैंने आपको बताया था वो आखिरी कोशिश थी, और वो आखिरी ही कोशिश थी, तो वो तो अब नाकाम हो गई है। तो आप देखें कब से इसराइल पर प्रेशर है, तो क्या वो रुका है? तो बात यह है कि जो आज बात समझनी है कि इसराइल रुकने वाला नहीं है, वो ये काम करेगा। वो बयानियां उसने बनाना शुरू कर दिया है, स्ट्राइक्स उसने शुरू कर दी हैं। अब आने वाले हर दिन आप देखेंगे स्ट्राइक्स वहां पर बढ़ती जाएंगी, और वहां पर फ़लस्तीनी शहीद होते जाएंगे। तो जो बात अरबों को समझनी है नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, ये फैसला कुन घड़ी इस वक्त आ चुकी है। अगर मिस्र ने या किसी और अरब मुल्क ने अगर कोई एक्शन लेना है, तो वो आखिरी मौका है इस वक्त एक्शन लेने का, वगरना फिर या तो फ़लस्तीनी सारे वहां पर शहीद हो जाएंगे, या फिर वो सारे जो हैं वो इजिप्ट में उनको जाना पड़ेगा। देखें ये मिस्र तो ऑलरेडी लेट कर चुका है। मतलब जो कुछ इससे पहले बमबारी की जाती रही, जो अंदर इमदाद नहीं दी जाने दी गई, जो बिजली ख़त्म की गई, जो खाना पानी और तमाम ज़िंदगी के ज़राए ख़त्म किए गए, हॉस्पिटल्स को तबाह किया गया, वो किस लिए था कि इनको मिस्र में धकेलना है। तो मिस्र को तो उस वक़्त जो है वो एक्शन लेना चाहिए था। देखे ना, उस बमबारी के नतीजे में रफ़ा पर आ गए, तो आपको तो पहले से एक्शन लेना चाहिए था। अच्छा, आज वो रफ़ा पर आ गए, तो अभी भी अगर आप वेट करेंगे कि अच्छा जब ये मिस्र में दाखिल होंगे तो फिर हम जंग करेंगे, तो ये क्या फुलिश और बेवकूफ़ाना थॉट है। आप कौन सी गफलत की नींद सो रहे हैं कि भाई अब जब आखिरी पॉइंट पर बॉर्डर के ऊपर आ गए और अब बमबारी वो करना शुरू कर दिए, तो अब अगर आप वेट करते हैं कि नहीं जी मिस्र में दाखिल होंगे तो हम हमला करेंगे, तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, आप फ़लस्तीनी कॉज पर जो है वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। एक बात मुझे क्लियर है कि मिस्र एक्शन लेगा, लेकिन जो गफलत इस वक्त दिखाई जा रही है, अगर मिस्र ने एक्शन लेना है तो वो आज ही ले, वगरना जो है एक एक घंटा आपके हाथों से जा रहा है। आपको पहले ही ये सीज फायर करवाना चाहिए था, आपको पहले ही ये जंग यहाँ पर रुकवानी चाहिए थी, आप नहीं रुकवा सके। ये आखिरी मौका है, ये आखिरी 2-3 दिन है। अगर आप इसमें जंगबंदी नहीं करवा सकते या कुछ और नहीं कर सकते, तो आपको एक फुल स्केल जंग छेड़ना पड़ेगी, उधर से हिजबुल्लाह को आना पड़ेगा, वगरना अब आपकी ना ही बातों पर ना ही आपकी किसी और चीज़ पर आपको यकीन करने वाला
रहा है, क्योंकि एक हद तक पहले वो चीज़ें ठीक थी, अब इधर फ़लस्तीनियों के साथ ये होने जा रहा है, मतलब वो तमाम फ़लस्तीनियों को शहीद करने जा रहे हैं या फिर उनको धकेलने जा रहे हैं उनके मुल्क से, तो अब आप बैठे रहेंगे तो अब बात बनने वाली नहीं है। इसके अलावा कुछ और स्टेटमेंट्स जो सामने आई हैं, जैसे यूएस ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि मेजर प्रोग्रेस इन गाजा, हॉस्टेज रिलीज डील कुड हैपन दिस वीक। तो इस तरह बैकडोर अभी भी मुज़ाकरात और वो चीज़ें चल रही हैं, लेकिन जब तक अब ये अमली नहीं हो जाती इसलिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत उन्हीं मुज़ाकरात की थी जो ख़त्म हो गए। और यूरोप के जो फॉरेन पॉलिसी हेड हैं वो क्या कह रहे हैं, नेतन्याहू डिमांड्स द इवैक्यूएशन ऑफ 1.7 मिलियन पीपल विदाउट टॉकिंग अबाउट वेयर दे कुड गो, कि उनको बस निकालना है, ये बताए बगैर कि भाई वो जाएंगे कहां पर। फिर फाइनेंशियल टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू एन इन्फॉर्म्ड सोर्स द इसराइलीज डू नॉट नो व्हाट दे वांट टू डू एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन सराउंडिंग रफा। फिर हमास का बयान देखिए, द एनिमी आर्मीज टेररिस्ट अटैक ऑन रफा इज अ कम्प्लेक्स क्राइम एंड एक्सटेंशन ऑफ द जेनोसाइडल वॉर। फिर इस्लामिक जहाद का आखिरी ये आप स्टेटमेंट देखिए, द अटैक ऑन रफा एम्स टू डिस्प्लेस आर पीपल एंड लिक्विडेट द पैलेस्टीनियन कॉज विच थ्रेटन्स अरब एंड इस्लामिक नेशनल सिक्योरिटी। के भाई अब ये उनकी सिक्योरिटी, ये अगर इसराइल जीत जाता है तो अरबों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। इसराइल इतना ताकतवर हो जाएगा, आप उसको रोक नहीं पाएंगे, तो ये आपकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। फिर वो कह रहे हैं, आखिरी बयान आप देखिएगा, वी वॉर्न द होल वर्ल्ड especially the Arab countries that the Zionist attack on Rafah aims to displace our people from their land, कि इन हमलों का सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है वो हमारे लोगों को, फ़लस्तीनियों को निकालना है, और इनका कोई मकसद नहीं है कि जितनों को शहीद कर सकें शहीद कर लें और बाकियों को यहाँ से निकाल दें। तो ये बिल्कुल फैसला कुन घड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको एक्शन लेना है वो अभी एक्शन ले, वगरना बहुत देर होने वाली है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ है जो कि आपके साथ शेयर किया। आप अपनी राय ज़रूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।